अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिज़नेस फाइनेंस के एक और लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। पिछले लेक्चर में हमने सोल प्रोप्राइटरशिप को डिस्कस किया था। सोल प्रोप्राइटरशिप के डेफिनीशन, फिर उसके बाद उसके फीचर्स, उसके बाद एडवांटेजेस और फिर उसके बाद उसके डिसएडवांटेजेस। आज के लेक्चर में हम एक अदर लीगल फॉर्म ऑफ बिज़नेस यानी पार्टनरशिप के बारे में बात करेंगे। पार्टनरशिप की अगर डेफिनेशन देखें तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग किसी कारोबार में शरीक हो जाएं और उसके प्रॉफिट शेयरिंग पर राज़ी हो जाएं, तो ऐसा जो सेटअप बनता है उसको हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप कहते हैं। अब पार्टनरशिप के कुछ डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं। इसी डेफिनेशन से अगर हम अखज़ करें तो इस पार्टनरशिप के फीचर्स क्या क्या हैं? नंबर 1, 2 और मोर पर्सन्स, दो या दो से ज़्यादा लोग होंगे। उसके बाद एग्रीमेंट कि वो आपस में एग्री होंगे पार्टनरशिप बनाने पे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन, वो पार्टनरशिप जो है वो रजिस्टर्ड होगी, या अगर अनरजिस्टर्ड है तो फिर उसको क्या मसाइल हो सकते हैं। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग होगा। फिर एजेंसी रिलेशनशिप पार्टनर्स के दरमियान। फिर अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में, नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी कि ये अपने मालिकों से अलहदा कोई चीज़ नहीं है। और ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट और म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, ये कुछ डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं पार्टनरशिप के, जिनको आगे जाके वन बाय वन हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि हर इस पॉइंट का मतलब क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट है 2 और मोर पर्सन्स। इसका क्या मतलब है कि पार्टनरशिप जहाँ भी होगा एक बंदा पार्टनरशिप नहीं बना सकता, मतलब एक से ज़्यादा होंगे, क्योंकि जब एक होता है तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है। तो दो या दो से ज़्यादा होंगे। अब दो तो मिनिमम हो गए, तो मैक्सिमम कितने हो गए? पार्टनरशिप एक्ट मैक्सिमम के बारे में कुछ नहीं कहता। उसने कोई कदगन नहीं लगाई है कि दो के बाद 200 हों या 2000 हों या 2 लाख हों। लेकिन कंपनीज एक्ट ने आगे एक शर्त लगाई है, और कंपनीज एक्ट, और ये पाकिस्तान और इंडिया दोनों में है। रीसेंट पास्ट तक पाकिस्तान और इंडिया का सिमिलर था। अभी जो मौजूदा पाकिस्तान का कंपनीज एक्ट है वो कहता है कि अगर किसी भी पार्टनरशिप या एसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टनर्स 20 से बढ़ जाएं तो फिर उसको जॉइंट स्टॉक कंपनी के तौर पर रजिस्टर करवाना लाजमी है। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम 20 लोग हो सकते हैं। अगर 20 से ज़्यादा होंगे तो फिर कंपनीज एक्ट के तहत उसको एज जॉइंट स्टॉक कंपनी रजिस्टर कराना लाजमी है। इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 जो है उसमें थोड़ा सा यहाँ पे फ़र्क है कि अगर बैंकिंग बिजनेस है तो वहाँ पे 10 मैक्सिमम हो सकते हैं। 10 के बाद उसको एज जॉइंट स्टॉक कंपनी रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। यानी अगर जो पार्टनरशिप है, जो बिज़नेस है, अगर उनका बिज़नेस बैंकिंग है तो मैक्सिमम 10 हो सकते हैं। 10 से अगर 11 होंगे तो उसको एज अ कंपनी रजिस्टर करवाना लाजमी है। और अदर देन बैंकिंग बिजनेस तो फिर 20 तक पार्टनर्स हो सकते हैं। जैसे ही 20 से बढ़ेंगे उसको रजिस्टर करवाना लाजमी है। तो पार्टनरशिप एक्ट और कंपनीज एक्ट को जब हम साथ साथ पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टनरशिप में मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 2 है और मैक्सिमम पाकिस्तान में 20 है, इंडिया में बैंकिंग के लिए 10 और नॉन बैंकिंग के लिए 20 है। अब पाकिस्तान में बैंकिंग के बारे में क्या है? पाकिस्तान में पार्टनरशिप जो है वो बैंकिंग बिजनेस कर ही नहीं सकता। बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस के मुताबिक जॉइंट स्टॉक कंपनी होना लाजमी है, इसलिए पाकिस्तान में बैंकिंग कंपनी का 10 की शर्त यहाँ पे नहीं लगाई गई। उसके बाद दूसरी बात है एग्रीमेंट। पार्टनरशिप जो है ये ऑटोमेटिकली नहीं बनता।
کہ دو بندے ہیں اور خود بخود وہ پارٹنرز بن گئے، نہیں، پارٹنرشپ کے لیے دو بندوں کا ایگریمنٹ میں ہونا لازمی ہے۔ اب جب لا آف کانٹریکٹ ہم دیکھتے ہیں تو لا آف کانٹریکٹ کے مطابق جب ایگریمنٹ آ گیا تو ایگریمنٹ کے لیے بندہ کمپیٹنٹ بھی ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ کوئی مائنر اگر ہے، اگر وہ 18 سال سے کم ہے، یا کوئی لونیٹک ہے، یا انسالوینٹ ہے، تو وہ بندے چونکہ ایگریمنٹ کے لیے کمپیٹنٹ نہیں ہیں تو وہ کسی بزنس میں پارٹنر بھی نہیں بن سکتے، کیونکہ پارٹنر کے لیے شرط جو ہے وہ ایگریمنٹ کے ہے۔ اب اس ایگریمنٹ سے مراد پرٹیکولرلی وہ ایگریمنٹ نہیں ہے جو اسٹامپ پیپر پہ لکھا جاتا ہے، جو نوٹرائز کرایا جاتا ہے۔ ایگریمنٹ ریٹن بھی ہو سکتا ہے، پراپرلی نوٹرائز بھی ہو سکتا ہے، پلین پیپر پہ بھی ہو سکتا ہے، وربل بھی ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ امپلائڈ بھی ہو سکتا ہے۔ تاہم بہتر یہ ہے کہ پارٹنرشپ ایگریمنٹ کو ان بلیک اینڈ وائٹ میں کیا جائے، اگر نوٹرائز کیا جائے تو اور بھی بہت زیادہ اچھا ہے، تاکہ فیوچر میں کوئی کمپلیکیشنز نہ آئیں، کوئی پرابلمز نہ ہو۔ تو دوسرا فیچر اس کا کیا ہے؟ ایگریمنٹ ہو گیا۔ رجسٹریشن، اب رجسٹریشن پارٹنرشپ کے لیے مینڈیٹری نہیں ہے۔ پاکستان اور انڈیا دونوں میں پارٹنرشپ رجسٹرڈ بھی ہو سکتی ہے، ان رجسٹرڈ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر پارٹنرشپ کو آپ رجسٹر نہیں کراتے تو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے آپ محروم رہتے ہیں۔ آپ کا بزنس کیا ہے کہ سب سے پہلے کورٹ آف لا میں کسی کے اگینسٹ ایز اے فرم آپ نہیں جا سکتے، ایز انڈیویجول بے شک جا سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ ایز انڈیویجول بھی نہیں جا سکتے، لیکن ایز اے فرم آپ کسی کو سو نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر رجسٹرڈ نہیں ہے تو ایسے کیس میں اگر کوئی ڈسپیوٹ آ جاتے ہیں تو کورٹ آف لا میں بہت زیادہ کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں۔ تو اسی لیے بہتر یہی ہے کہ پارٹنرشپ فرم کو رجسٹر کروایا جائے۔ اس کے بعد شیئرنگ آف پروفٹ، یہ بہت ضروری ایک چیز ہے پارٹنرشپ میں، کہ جو پارٹنرز ہیں وہ پروفٹ شیئر کریں گے لازمی۔ اس کے روح سے اگر ہم دیکھیں تو اگر کوئی ویلفیئر آرگنائزیشن ہے جس کا پرپز پروفٹ ارن کرنا نہیں ہے تو اس کو پارٹنرشپ ڈکلیئر نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جہاں پہ پروفٹ شیئرنگ ضروری ہے وہاں پہ صرف پروفٹ شیئرنگ سے بھی کوئی پارٹنرز نہیں بنتے۔ مثلا دو بندوں کا آپس میں وہ پارٹنرز ہیں اور وہ بزنس کر رہے ہیں، اور وہ پروفٹ اگر وہ اپنی بھائیوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اپنے اسپاؤس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، تو اس سے چونکہ وہ پروفٹ میں شیئر لے رہے ہیں تو جسٹ بیکاز دے آر شیئرنگ پروفٹ دے ڈونٹ بیکم پارٹنرز۔ اسی طرح آرگنائزیشنز جو ہوتی ہیں، فرمز جو ہوتی ہیں، وہ پروفٹ شیئر کرتے ہیں اپنے امپلائیز کے ساتھ، اپنے کریڈیٹرز کے ساتھ، تو محض پروفٹ شیئرنگ سے کوئی پارٹنر نہیں بنتا، لیکن پروفٹ شیئرنگ جو ہے وہ ضروری ہے پارٹنرشپ میں۔ اس کے بعد ایجنسی ریلیشن شپ، ایجنسی ریلیشن شپ یہ بہت ٹریکی چیز ہے پارٹنرشپ میں، کہ ہر پارٹنر جو ہوتا ہے وہ تمام دوسرے پارٹنرز کے ایجنٹ کے طور پہ کام کرتا ہے۔ اب جب کوئی بھی ایجنٹ اور پرنسپل کا ریلیشن شپ ہوتا ہے تو پرنسپل از باؤنڈ فار دی ایکشنز آف ہز ایجنٹ۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک پارٹنر کا ایکٹ جو ہوتا ہے وہ دوسرے تمام پارٹنرز پہ بائنڈنگ ہوتا ہے، اور اگر وہ کچھ کرتا ہے، کوئی نقصان کرتا ہے، کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کرتا ہے، تو باقی پارٹنرز جو ہیں وہ آٹومیٹیکلی باؤنڈ ہو جاتے ہیں اگر وہ فرم کے بیہاف پہ یا وہ بزنس ڈیل کرتا ہے۔ ظاہر ہے اس سے مراد یہ نہیں کہ اس کا جو پرسنل کیپیسٹی میں اپنے پرسنل پیسے سے کچھ کرتا ہے اس کے باقی لوگ ذمہ دار نہیں، لیکن بزنس کے اس کو یوز کرتے ہوئے بزنس کا لیٹر ہیڈ یوز کرتا ہے، بزنس کا پریمیسز یوز کرتا ہے، یا کوئی بھی ایسا وہ ایک اشارہ دیتا ہے کہ یہ بزنس کے بیہاف پہ کر رہا ہے اور اگلا بندہ اس کو ٹرسٹ کرے، تو ایسا جو ایکشن ہوگا وہ تمام کے تمام پارٹنرز پہ بائنڈنگ ہوگا۔ تو ہر پارٹنر جو ہے وہ اپنے
दूसरे पार्टनर का एजेंट होता है पार्टनरशिप में। उसके बाद अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी के बारे में हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में बात की, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी मुख्तलिफ इस तरह से है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में आप अपने बिजनेस के लॉसेस के ज़िम्मेदार होते हैं। जो कुछ भी आप नुकसान करते हैं या जो भी एग्रीमेंट करते हैं, चाहे उसमें आपकी ज़ाती जायदाद भी जाती है, लेकिन चूंकि वो फैसला आपका ही होता है। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप में तमाम जो पार्टनर्स हैं वो जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी, और आपने ए के साथ कोई डील की और उसके बाद वो पार्टनरशिप फर्म जो है वो उस डील को पूरा नहीं कर पाता और नुकसान हो जाता है, आपका क्लेम हो जाता है उसके अगेंस्ट। अब आपने डील ए के साथ की है, लेकिन ए इंसॉल्वेंट है, बी जो है वो भी इंसॉल्वेंट है, तो आप सी से भी अपना नुकसान पूरा करवा सकते हैं और अदालत आपको उससे भी पूरा करवा के देगी। यानी जैसे कि ऊपर हमने कहा कि चूंकि एजेंसी रिलेशनशिप है, हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट है और लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड हो गई, तो आप किसी भी पार्टनर के एक्शन की वजह से जब वो बिजनेस में कोई भी काम करता है, उस पे आप पे भी उतनी ही जिम्मेदारी आती है जितनी कि उस पे खुद या किसी भी दूसरे पार्टनर पे आती है। अच्छा, उसके बाद नॉट अ सेपरेट एंटिटी। पार्टनरशिप जो है ये अपने ओनर से अलग नहीं है, जिस तरह जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है। और अगर कोई भी एक पार्टनर वो फौत हो जाता है, लुनेटिक हो जाता है, बैंकरप्ट हो जाता है, तो अल्टीमेटली पार्टनरशिप फर्म जो है वो डिज़ाल्व हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। लेट्स सपोज 3 दोस्त हैं, उनमें से एक मर गया, पीछे 2 बचे और उन्होंने फिर आगे बिजनेस कंटिन्यू करना है, तो अब वो 3 का एग्रीमेंट ख़त्म हो गया। अब इन 2 को अपना एक नया एग्रीमेंट करना पड़ेगा और इसको कानून की नज़र में ये एक दूसरी फर्म है, ये वो फर्म नहीं है। उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट की बात है कि जिस तरह जॉइंट स्टॉक कंपनी में होता है या सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है कि आप कारोबार के मालिक हैं, आप अपना कारोबार किसी को भी बेच दें या तोहफतन दे दें या वैसे उसको जिस तरह आपका जी चाहे उसको आप डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, किसी के हवाले भी कर सकते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या होता है, कंपनी को इससे कोई गर्ज नहीं कि आप अपने शेयर्स किसको बेचते हैं किसको नहीं बेचते। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। पार्टनरशिप में आप अपना इंटरेस्ट किसी और को नहीं दे सकते अनलेस कि आपके बाकी जितने भी पार्टनर्स हैं वो यूनानिमसली एग्री करते हैं। लेट्स सपोज एक पार्टनरशिप है जिसमें 20 लोग हैं और एक बंदा अपना शेयर अपने बेटे या अपने भाई को देना चाहता है। अब उन 20 में से 19 बंदे जो हैं वो उसके अलावा हैं, तो 19 में से अगर 18 बंदे एग्री करें लेकिन एक ना करे, तब भी वो अपना इंटरेस्ट ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। ये मतलब है यूनानिमस का कि 100% दूसरे जो पार्टनर्स हैं अगर वो एग्री करते हैं तो फिर वो अपना इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कर सकता है, और जब वो इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करेगा तो पिछला एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा और अब एक नया एग्रीमेंट होगा और ये एक दूसरी फर्म होगी कानून की नज़र में। उसके बाद आखिरी चीज़ है म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। पार्टनरशिप की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस पे चलता है। क्यों? टू बिकम अ पार्टनर ऑफ समबॉडी इन बिजनेस यू मस्ट ट्रस्ट हिम विद लाइफ। अगर आपके पार्टनर के तमाम एक्शंस के लिए जो बिजनेस में वो लेता है आप रिस्पॉन्सिबल हैं, तो फिर हमेशा आप ऐसे बंदे को अपना पार्टनर बनाएंगे जिस पे आपका ट्रस्ट होगा। अगर ट्रस्ट टूट जाता है, आपका भरोसा टूट जाता है, तो ये बिजनेस उसी वक्त ही ख़त्म समझा जाए। अगर बाज़ाहिर वो चल भी रहा है तो अल्टीमेटली वो नुकसान कर करके और ये बिज़नेस ख़त्म हो जाएगा। तो म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस जो है वो रूह है पार्टनरशिप
फर्म की। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस की कि अगर आप बिजनेस को एज अ पार्टनरशिप चलाते हैं तो उसमें क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं बिजनेस करने वालों को। नंबर वन, टू हेड्स आर बेटर देन वन। चूंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ एक दिमाग होता है, जब पार्टनरशिप होती है तो दो या दो से ज़्यादा दिमाग मिल के अच्छे तरीके से एक कारोबार को संभाल सकते हैं या उसको प्लान कर सकते हैं या उसको मैनेज कर सकते हैं। तो आपको ज़्यादा दिमाग अवेलेबल होते हैं पार्टनरशिप की सूरत में, और जाहिर है हर एक दिमाग के साथ दो हाथ भी आते हैं तो दो हाथ भी बढ़ जाते हैं। सो ये एक एडवांटेज है पार्टनरशिप फर्म का। उसके बाद कि इस बिजनेस को एस्टेब्लिश करना इजी होता है ड्यू टू लो कास्ट। और ये हम जब कह रहे हैं तो इसको हम कंपेयर कर रहे हैं जायंट स्टॉक कंपनी के साथ, ना कि सोल प्रोप्राइटरशिप के साथ। सोल प्रोप्राइटरशिप के मुकाबले में ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा। अगर आप इसको एग्रीमेंट करते हैं, आपको स्टाम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है, नोटराइज कराते हैं तो उसकी नोटरी की फ़ी देनी होती है, रजिस्टर करते हैं तो उसकी अगरचे नॉमिनल सी होती है लेकिन रजिस्ट्रेशन फ़ी भी होती है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के साथ हम कंपेयर नहीं कर रहे, बल्कि जायंट स्टॉक कंपनी के मुकाबले में ये एस्टेब्लिश करना ईजी है और लो कास्ट है। और उसके बाद इस फॉर्म ऑफ बिजनेस में कैपिटल जो है वो ज़्यादा अवेलेबल होता है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में हमारे पास सिर्फ सोल प्रोवाइडर जो होता है बिजनेस के कैपिटल का, वो उसका एक अकलौता मालिक सोल प्रोप्राइटर होता है। जबकि पार्टनरशिप के केस में चूंकि पार्टनर ज़्यादा हैं तो फंड्स की अवेलेबिलिटी भी कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। और उसके बाद ये है कि बारोइंग कैपेसिटी आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप से ज़्यादा बेहतर होती है, चूँकि ये बिज़नेस कंपैरेटिवली बड़ा होता है, चीज़ें बेहतर तरीके से मैनेज होती हैं, तो इसलिए बारोइंग कैपेसिटी भी अल्टीमेटली बढ़ जाती है। इसके अलावा जब एक से ज़्यादा पार्टनर्स होते हैं तो हर पार्टनर अपने साथ डिफरेंट किस्म के रिलेशनशिप लाता है, चाहे वो इंडिविजुअल्स के साथ हों, चाहे वो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हों। तो इसलिए जो बारोइंग कैपेसिटी है वो पार्टनरशिप में कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है सोल प्रोप्राइटरशिप से। और उसके बाद इसमें एक ये आसानी होती है कि हाई कैलिबर एम्प्लॉइज़ को आप पार्टनर्स बना सकते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक्सपर्टीज़ हैं बिजनेस की, और आप बिजली के सामान का कारोबार करना चाहते हैं, और आपको कोई ऐसा पार्टनर मिल जाता है जो बिजली के सामान और बिजली के काम में माहिर है, तो उसको जब आप पार्टनर बनाएंगे तो वो दोनों स्किल सेट जब मिलेंगे तो एक बहुत ही अच्छा बिजनेस आप कर सकते हैं। और फिर इस किस्म के बिजनेस में कंपनीज के मुकाबले में मिनिमम एक्सटर्नल रेगुलेशंस होती हैं, जिसकी वजह से बिजनेस करना भी आसान होता है और बिजनेस का जो कॉस्ट है वो भी बहुत कम होता है। और बाद में अपने बिजनेस के लीगल स्ट्रक्चर को चेंज करना पार्टनरशिप में आसान है। और अमूमन होता ये है कि बिजनेस इस सोल प्रोप्राइटरशिप से शुरू होते हैं और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हुए पार्टनरशिप, और फिर वहाँ से जायंट स्टॉक कंपनी में वो चेंज हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस की। जहाँ पे एडवांटेजेस हैं वहाँ पे डिसएडवांटेजेस भी हैं पार्टनरशिप फर्म के। सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें भी लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है। इसका मतलब है कि आपके बिजनेस के नुकसान जो हैं वो आपके पर्सनल प्रॉपर्टी से भी पूरे किए जाएंगे और उसकी कोई लिमिट नहीं है। आपके तमाम के तमाम पर्सनल एसेट्स भी बिजनेस के नुकसान की नज़र हो सकते हैं और आपका दिवालिया निकल सकता है। उसके बाद चूंकि हर पार्टनर जो है वो जॉइंटली और सेवरली रिस्पॉन्सिबल होता है डेट्स का, जो बिजनेस के डेट्स हैं, तो उस सूरत में ये एक रिस्की बिजनेस है कि अगर आपके एक पार्टनर ने पार्टनरशिप के लिए कर्जा लिया और उसमें कोई हेरा फेरी कर दी, उसमें खुर्द बुर्द कर लिया, वो पैसे खा गया,
तो अब फर्म ने वापस ये पैसे लौटाने हैं और उसमें जितना वो रिस्पॉन्सिबल है उतने ही आप रिस्पॉन्सिबल हैं। और अगर वो नहीं मिलता, गायब हो जाता है, फौत हो जाता है, तो वो अल्टीमेटली आपका हेडेक बन जाता है। सो इट्स रिस्कियर बिजनेस एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप एंड जाइंट स्टॉक कंपनी। उसके बाद पार्टनर्स के दरमियान फ्रिक्शन और डिसएग्रीमेंट का एक हमेशा खदशा रहता है कि पार्टनर जो है वो किसी बात पे एग्री न करें। जब वो एग्री नहीं करेंगे, उनके दरमियान ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो अल्टीमेटली ये बिजनेस जो है वो ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा। और फिर हर पार्टनर जो है वो पार्टनरशिप का एक एजेंट होता है। और पार्टनरशिप, जैसा कि हमने कहा कि ये अपने मालिकों से अलग नहीं है। तो अगर किसी फर्म में 20 पार्टनर हैं, तो एक पार्टनर जहां फर्म के बिहाफ पे काम कर रहा है, मैनेज कर रहा है, तो वो न सिर्फ फर्म का बल्कि बाकी तमाम 19 पार्टनर्स का भी रिप्रेजेंटेटिव है या उनका एजेंट है। और उसके जितने एक्शंस होंगे वो तमाम के तमाम बाइंडिंग होंगे बाकी पार्टनर्स पे, जो इस बिजनेस के रिस्क को बढ़ा देता है। एक और डिसएडवांटेज पार्टनरशिप का ये है कि अगर एक पार्टनर पार्टनरशिप से निकल रहा है, हम सपोज कर लेते हैं 20 पार्टनर्स हैं और उनमें से 19 इस बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं, सिर्फ एक उनमें से निकलना चाहता है, तो सिर्फ एक की वजह से आपको 19 पार्टनर्स के शेयर्स को एवेल्यूएट करवाना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपके बिजनेस के एक्सपेंसेस और कास्ट्स जो हैं वो बढ़ सकते हैं। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं पार्टनरशिप के। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो कॉरपोरेशंस के बारे में होगा, या जिनको हम जायंट स्टॉक कंपनीज भी कहते हैं। उसको हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि जायंट स्टॉक कंपनीज कैसे बनती हैं, कैसे ऑपरेट करती हैं, शेयर्स क्या होते हैं, शेयर्स की किस्में क्या होती हैं, वगैरह वगैरह। उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए, कमेंट्स में अपनी राय दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।